हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली है। सेकेंड सेमेस्टर की जो हमारी हिस्ट्री है जिसका नाम है भारत का इतिहास 300 CE से 1200 CE। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो हम इस हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंड हमने इस हिस्ट्री के बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं या ये कहूँ यूनिट्स हैं वो कवर कर ली हैं। देखिए, इस हिस्ट्री की मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 कवर करवा दी है। अभी हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही है जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप इन्हें जल्दी से चेकआउट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जहाँ हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड इतने टाइम में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हों आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। चलिए हम लोग हमारी जो यूनिट नंबर 5 चल रही है उसका पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। जहाँ लास्ट हमने वीडियो के पॉइंट छोड़े थे वहीं से आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग यूनिट का नाम देख लेते हैं। यूनिट नंबर 5 और इसका नाम है उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव, सामाजिक आर्थिक आधार। यानी जो उत्तर भारत में राजपूत राज्य थे उनका उद्भव कैसे हुआ, सामाजिक आर्थिक जो आधार हैं वो क्या क्या थे। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, बहुत सारे साक्ष्य देख लिए थे। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था हमारा राजपूतों की उत्पत्ति का मूल सिद्धांत, स्वदेशी और विदेशी। यानी राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है उसका मूल सिद्धांत हमें इसमें बताना था, स्वदेशी भी और विदेशी भी। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं जिसमें स्वदेशी और विदेशी मूल के सिद्धांत शामिल हैं। यह सिद्धांत राजपूतों के इतिहास और उनके सामाजिक राजनीतिक पहचान को समझने में मदद करते हैं। इस खंड में हम इन सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे। यानी देखिए, जो राजपूत हैं उनकी जो उत्पत्ति के सिद्धांत मिले हैं वो हमें स्वदेशी भी मिले हैं और विदेशी भी मिले हैं। और इनके हम सामाजिक और राजनीतिक पहचान कर सकते हैं या फिर इनके आधार पर हम बांट सकते हैं। अब हम इन्हीं को, स्वदेशियों को भी और विदेशियों को भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे स्वदेशी मूल सिद्धांत। स्वदेशी मूल सिद्धांत में आप लिखेंगे अग्निकुल सिद्धांत। इसमें आप लिखेंगे यह सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि आग से बताता है। यानी अग्निकुल जो सिद्धांत है ये बताता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्नि यानी आग से हुई है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजस्थानी चाणक्यों ने इस मिथ को प्रचलित किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चंद्र बरदाई ने अपनी ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में चौहानों को अग्निकुल से उत्पन्न बताया है। यानी अगर अगर हम चंद्र बरसाई की पृथ्वीराज रासो देखें तो पृथ्वीराज रासो ने चौहानों को अग्निकुल से बताया है कि जो चौहान है उनकी जो अग्नि है यानी आग है, आग से उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अग्निकुल मिथक की कहानी। यानी जो अग्निकुल है उसके मिथक की क्या कहानी है। तो इसमें आप लिखेंगे कहानी के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। यानी कहानी की जो स्टार्टिंग होती है वो ऋषि वशिष्ठ से होती है जिन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। इसके बाद आप लिखेंगे यज्ञ के दौरान राक्षसों ने ऋषियों को परेशान किया था। राक्षसों से निपटने के लिए वशिष्ठ ने यज्ञ अग्नि कुंड के 3 योद्धाओं को उत्पन्न किया, प्रतिहार चालुक्य परमार। यानी देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो वशिष्ठ हैं वो पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, लेकिन जो दानव होते हैं या राक्षस होते हैं उन्होंने इन्हें परेशान करना शुरू किया। तो उनसे बचने के लिए इन्होंने अग्नि कुंड से 3 जो योद्धा हैं वो उत्पन्न किए या उनका जन्म किया। ठीक है, और उन वो कौन कौन से हैं, पहला है प्रतिहार, दूसरे हैं चालुक्य और तीसरे हैं हमारे परमार। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जब ये योद्धा राक्षसों को हराने में असफल रहे तो वशिष्ठ ने चौथे योद्धा चौहान की उत्पत्ति की। यानी देखिए, जब ये तीनों ही योद्धा जो राक्षस हैं उन्हें नहीं हरा पाए तो चौथे जो योद्धा हैं चौहान, उनकी भी उत्पत्ति हुई। यह कहानी बाद के ग्रंथों जैसे
नेसरी खात, हमीरासो आदि में दिखाई गई है। यानी हम ये जो कहानी है ये इन दोनों ग्रंथों में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रामायण से संबंधित कहानी। रामायण से संबंधित जो कहानी है वो ये कहती है, रामायण में एक अन्य कहानी है जिसमें ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के खिलाफ लड़ने के लिए शक, पल्लव और कपोच आदि योद्धाओं को उत्पन्न किया। यानी देखिए जो वशिष्ठ हैं उन्होंने विश्वामित्र से लड़ने के लिए जो शक हैं या पाल्लव हैं या फिर कपोच हैं इनकी उत्पत्ति की थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे परमारों को भी इस तरह से उद्देश्य के लिए बनाया गया था और जो परमार थे उन्हें भी इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था। इन कहानियों से पता चलता है कि यह योद्धा मुख्य रूप से युद्ध के लिए बनाए गए थे और ये सारी ही कहानी ये अंकित करती है कि जो योद्धा हैं ये सारे ही मेनली युद्ध के लिए बनाए गए थे। अब हम देखेंगे प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता में आप लिखेंगे आग से निकलने वाली मानव आकृति की कल्पना प्रतीकात्मकता है, क्योंकि देखिए आग से कभी भी मानव जो आकार है वो नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए एक प्रतीकात्मकता में आ जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बाद में इस मिथ का उपयोग कर्नल जेम्स टार्ड और विसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने यह साबित करने के लिए कि राजपूतों का विदेशी मूल है। यानी इन लोगों ने क्या कहा कि जो राजपूत हैं वो विदेशी हैं, वो हमारे देश के नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे उन्होंने इसे विदेशी जनजातियों के ब्राह्मणवादी ढांचे में सम्मिलित होने की प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित किया। यानी इनका मानना था कि ये विदेशी जो ब्राह्मण हैं उनसे बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गोत्राचार और वंशावली। गोत्राचार और वंशावली क्या है, इसमें हम देखेंगे चौहानों का दावा। चौहान क्या दावा करते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे चौहानों ने स्वयं को भगवान कृष्ण के परिवार से संबंधित समवंशी बताया। यानी देखिए जो चौहान है वो बताते हैं कि वो जो है वो कृष्ण के जो परिवार है उससे संबंधित है, यानी जो भगवान कृष्ण है उनसे संबंधित है। कुछ साक्ष्यों में वह भगवान राम से जुड़े शौरवंशी होने का दावा करते हैं, कुछ में तो वो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए संबंधित या भगवान कृष्ण का जो परिवार था उससे संबंधित बताते हैं और कुछ साक्ष्यों में पता चलता है कि वो भगवान राम के ये जो परिवार था उससे संबंधित है। ठीक है, अब हम देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य। इसमें आप लिखेंगे पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, सुजन चरित आदि ग्रंथों में चौहान को सूर्यवंशी बताया गया है और इन सभी ग्रंथों में जो चौहान है उन्हें सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हर्ष के शिलालेखों में भी चौहानों के सौर मूल का समर्थन किया गया है। यानी जो हर्ष है उनका जो चौहान समर्थन है या सौर मूल है उसका समर्थन किया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंद्रों से उत्पत्ति का दावा। यानी इन्होंने ये भी दावा किया है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो इंद्र से ही हुई है, जो भगवान इंद्र है। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे रत्नपाल के सेवड़ी खेल में चौहानों के भगवान इंद्र से उत्पत्ति बताई गई है और रत्नपाल की जो सेवड़ी खेल है इसमें जो चौहानों की उत्पत्ति है वो भगवान इंद्र से बताई गई है। हालांकि यह दावा किसी अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, यानी और कोई भी साक्ष्य इसको समर्थन नहीं करता। इतिहासकार प्रस्त शर्मा के अनुसार यह दावा संदिग्ध है और इसमें ठोस आधार का अभाव है। यानी इसमें कोई भी ठोस अभाव या कोई भी ठोस चीज नहीं है, तो हम इसको पूरी तरीके से सच नहीं मान सकते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दशरथ शर्मा का विश्लेषण। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों की सौर मूल का दावा 11वीं और 12वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। यानी 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो सौर मूल है उसका दावा किया गया था चौहानों के लिए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उनका मानना है कि चौहान लोगों को बचाने के लिए लड़ते थे और उन्हें क्षत्रिय माना जाता है, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य यही था कि लड़ाई करना, लोगों की जान बचाना। ठीक है, उन्होंने चौहानों के ब्राह्मण मूल्य पर भी प्रकाश डाला कि कुछ चौहान जो है वो ब्राह्मण मूल्य या फिर ब्राह्मण भी हुआ करते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे राजपूतों का उदय, यानी राजपूत जो है उनका उदय कैसे हुआ। तो पहले हम देखेंगे सामाजिक श्रेणी के रूप में उभरना। किस तरह से ये सामाजिक श्रेणी के रूप में उभर रहे थे, इसमें आप लिख, जब भारतीय राजनीति कई क्षेत्रीय शक्तियों में विभाजित थी तब राजपूत एक प्रमुख सामाजिक श्रेणी के रूप में उभर रहे थे। ठीक है, इसमें कुछ कबीले और वंश आधारित समूह शामिल थे। यानी इसमें कुछ तो कबीले थे और कुछ वंश आधारित या फिर वंश आधारित समूह शामिल होते थे या शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्षत्रिय पहचान। किस तरह से राजपूतों ने स्वयं को क्षत्रिय वर्ग से जोड़ा और योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई, क्योंकि हम इन्हें एक तरह से योद्धा के रूप में ही देख सकते हैं, सभी जो राजपूत होते हैं उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उन्होंने अपनी वंशावली को प्राचीन क्षेत्रीय वंशों से जोड़कर अपनी श्रेष्ठता को
बढ़ाया, क्योंकि देखिए अगर उनकी इतनी श्रेष्ठता नहीं होती तो शायद आप भी उनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे विदेशी मूल्य। अभी हमने देखे सारे ही स्वदेशी मूल्य, अब हम विदेशी मूल्य की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विदेशी मूल्य सिद्धांत यह दावा करते हैं कि राजपूत विदेशी जनजातियों जैसे शक, कुषाण और हुण के वंशज हैं। यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि जो विदेशी जनजातियां थी, जिसमें शक हो गए, कुषाण हो गए और हुण हो गए, उनके वंशज हैं राजपूत। यह सिद्धांत कर्नल जेम्स टॉड, विंसेंट स्मिथ और अन्य इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आइए इस सिद्धांत को विस्तार से समझें, क्योंकि इन दोनों का मानना और कुछ और भी लोग हैं जिनका मानना ये था कि ये हमारे देश के नहीं थे। पहले हम देखेंगे कर्नल जेम्स टॉड का विदेशी मूल्य सिद्धांत। इसमें आप लिखेंगे राजपूतों का सीथियन मूल। इस तरह से राजपूतों का जो सीथियन मूल था उसे देखेंगे। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एंडलेस एंड एडिकेविजिट ऑफ राजस्थान में लिखा है कि राजपूत सीथियन मूल के थे। यानी इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि जो राजपूत थे वो सीथियन मूल के थे। उन्होंने दावा किया कि राजपूत शक, कुषाण और हुण जैसे विदेशी जनजातियों के निवासी थे। यानी जो राजपूत थे या तो वो शक थे या कुषाण थे या फिर हुणों में से थे। यह जनजातियां भारतीय उपमहाद्वीप में आई और विभिन्न समूहों में संगठित हो गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्राह्मणवादी समाज में सम्मिलित होना किस तरह से। टांड के अनुसार इन विदेशी जनजातियों ने भारतीय समाज में खुद को आत्मसात किया और क्षत्रिय वर्ग में अपना लिया। यानी खुद ही ये क्षत्रिय वर्ग में मिल गए थे। उन्होंने पौराणिक परंपराओं के सौर और चंद्र वंशों के साथ अपनी वंशावली बनाई। यानी आगे चल के उन्होंने जो पौराणिक सौर थे और चंद्र वंश थे उनके साथ अपने संबंध बनाए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अग्निकुल सिद्धांत का उपयोग। यानी जो अग्निकुल है उस सिद्धांत का उपयोग कैसे किया। टांड ने अग्निकुल सिद्धांत का उपयोग यह साबित करने के लिए किया कि विदेशी जनजातियों ने ब्राह्मणवादी समाज में प्रवेश करने के लिए खुद को शुद्ध किया था। यानी खुद को शुद्ध करके उन्होंने ब्राह्मणवादियों जो समाज थे उनमें प्रवेश कर लिया था। उन्होंने कहा कि अग्निजनित अवधारणा विदेशी जनजातियों के लिए समाज में जगह बनाने का एक तरीका था। यानी ये समाज में जगह बनाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने जो अग्नि कुंड है या अग्नि जनित अवधारणा है उसे अपनाया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विंसेंट स्मिथ और विलियम क्रूक का समर्थन। यानी अब हम इनके बारे में देखेंगे कि विंसेंट स्मिथ और जो विलियम क्रूक हैं इनका क्या समर्थन है। इसमें आप लिखेंगे गुर्जर प्रतिहारों का संबंध किस तरह से। विंसेंट स्मिथ और विलियम क्रूक ने टाड के तर्क का समर्थन किया। यानी ये दोनों ही इनका जो तर्क है इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि गुर्जर प्रतिहार जैसे प्रारंभिक राजपूत गुर्जर जनजाति से संबंधित थे जो हुणों के साथ भारत आए थे। यानी इन्होंने भी माना कि जो हुणों के साथ जो हमारे गुर्जर प्रतिहार आए थे वो उनसे संबंधित थे, जो कि भारत में आ गए थे हुणों के साथ में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजपूतों का मिश्रित नस्ल होना किस तरह से। स्मिथ ने कहा कि राजपूत निचले दर्जे के क्षत्रिय थे और बाद में सत्ता हासिल करके राजाओं का दर्जा प्राप्त किया। यानी ये निचले दर्जे के क्षत्रिय होते थे, लेकिन बाद में आगे चल के इन्होंने सत्ता ही हासिल कर ली, यानी राजा बन गए और उचले दर्जे में आ गए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उन्होंने दावा किया कि चंदेल, गढ़वाल और राठौर जैसे राजपूत वंश गोड़, झार और मारवाड़ जैसी जनजातियों से निकले हैं। यानी ये जो भी राजपूत हैं ये इन जातियों से निकले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारतीय इतिहासकारों का समर्थन। यानी भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं, तो इसमें हम पहला देखेंगे ईश्वरी प्रसाद और D.R. भंडारकर। यानी ईश्वरी प्रसाद और D.R. भंडारकर के बारे में हम देखेंगे। ईश्वरी प्रसाद और D.R. भंडारकर जैसे भारतीय इतिहासकारों ने भी विदेशी मूल सिद्धांत का समर्थन किया। यानी कुछ ऐसे भारतीय भी हैं जो विदेशी जो मूल सिद्धांत है उनका समर्थन करते हैं, जिसमें आप इनका नाम लिख सकते हैं। भंडारकर ने अपने काम हिंदू आबादी में विदेशी तत्व में लिखा कि गुर्जर प्रतिहार जनजाति से संबंधित थे जो शक और हुणों के साथ भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वाहमन सिक्कों का उदाहरण किस तरह से। भंडारकर ने वसुदेव वाहमन के सिक्कों का उदाहरण भी इसी आधार पर दिया, क्योंकि वसुदेव वाहमन के जो सिक्के हैं उन पर हमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उन्होंने कहा कि वाहमन शब्द चहमान का भ्रष्ट रूप है जो
खंजार जनजाति से संबंधित है, यानी जो वाहमान शब्द है वो एक तरह से एक भ्रष्ट शब्द है जो चाहवान शब्द है, और ये खंजान जो जनजाति है उससे संबंधित है। विदेशी जनजातियों का भारतीकरण, किस तरह से जो विदेशी जनजाति थी उनका भारतीकरण हुआ। भंडारकर ने कहा कि विदेशी जनजातियों ने भारतीय संस्कृति और समाज में खुद को ढाल लिया था, क्योंकि अब वो भारतीय संस्कृति और समाज की तरह रहने लगे थे। उन्होंने कुषाणों का उदाहरण दिया। उन्होंने ब्राह्मणवादी समाज में प्रवेश किया, क्योंकि कुषाण जो थे वो आगे चल के ब्राह्मणवादी जो समाज है उसमें प्रवेश कर लेते हैं। अब हम देखेंगे विदेशी मूल्य सिद्धांत की आलोचना, यानी जो विदेशी मूल्य सिद्धांत है जिस तरह से उनका समर्थन है उसी तरह से इसकी आलोचना भी होती है। आलोचना कौन करता है? CV वेद्य और TH ओझा की आलोचना, यानी इनकी जो आलोचना है वो CV वेद्य और GH ओझा जो है वो इनकी आलोचना करते हैं। किस तरह से? CV वेद्य और GH ओझा जैसे इतिहासकारों ने विदेशी मूल्य सिद्धांतों की कड़ी आलोचना की है या इनकी कड़ी निंदा की है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। इन्होंने कहा कि प्रथाओं की मान्यता को विदेशी मूल्यों का प्रमाण मानना गलत है, यानी जो हमारी प्रथाएं हैं उसे हम विदेशी मूल्य मानकर नहीं रख सकते। ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमारी प्रथा, हमारी जो मान्यताएं हैं या हमारे जो ग्रंथ हैं उनसे भी तो हमें सबूत कुछ ना कुछ मिलते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजपूतों का स्थानीय मूल्य, यानी जो राजपूत थे उनका स्थानीय मूल्य क्या था, इसमें हम देखेंगे। विद्या ने कहा कि राजपूत विदेशी आर्य के वंशज थे, ना कि खंजार जनजाति के, यानी वंशज कहते हैं जो विदेशी आर्य राजपूत थे। वैद्य ने कहा कि राजपूत वैदिक आर्य के वंशज थे, ना कि खंजार जनजाति के, यानी इनका मानना है कि जो राजपूत थे वो हमारे वैदिक जो आर्य है उनके वंशज थे, ना कि खंजर जनजाति के। उन्होंने राजपूतों और वैदिक आर्यों के शारीरिक लक्षणों जैसे कि नाक और लंबे कद की तुलना करने का दावा किया। यानी देखिए, जैसे हमारे, आपने भी देखा होगा, जैसे हमारे परिवार या फिर हमारे घर बार होते हैं वैसे ही हमारी नेक्स्ट पीढ़ी भी पैदा होती है। अगर किसी के माँ बापों के, अगर किसी की माँ के बाल लंबे होते हैं तो उसकी बेटियों के भी बाल लंबे होते हैं। अगर किसी की हाइट लंबी होती है तो उनके बच्चों की भी हाइट लंबी होती है। तो इसी तरीके से इन्होंने भी नाक और जो लंबाई है उसकी तुलना करके बताया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ओझा का समर्थन किस तरह से। GH ओझा ने वैद्य कथन करते हुए कहा कि राजपूत प्राचीन वैदिक आर्य के वंशज हैं, यानी ये भी इनका समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि जो राजपूत हैं वो प्राचीन जो वैद्य हैं या वैदिक आर्य हैं उन्हीं के वंशज हैं, ना कि कोई और। ठीक है, अब हम देखेंगे हाल की परिप्रेक्ष्य। इसमें आप लिखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में आधुनिक विद्वानों ने पारंपरिक अग्निकुंड, सूर्यवंश या चंद्रवंश जैसे सिद्धांतों से हटकर नई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। इन नए विचारों में राजपूतों के उदय को कृषि विस्तार, राज्य निर्माण और सामाजिक गतिशीलता जैसे कारकों से जोड़कर समझा गया है। यानी देखिए, जो नए विचारक हैं उन्होंने अग्निकुल, सूर्य वंश या फिर चंद्रवंश को ना अपनाकर उन्होंने कहा कि जो राजवंश है या जो राजपूत हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो कृषि विस्तार, राज्य निर्णय, सामाजिक गतिविधियों से जोड़कर देखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख विद्वानों के विचार, यानी प्रमुख जो विद्वान हैं उनके क्या विचार हैं। तो पहला आप लिखेंगे VD चट्टोपाध्याय। इसमें आप लिखेंगे इन्होंने क्या कहा है, राजपूतीकरण की प्रक्रिया। VD चट्टोपाध्याय के अनुसार जो राजपूतीकरण है इसकी क्या प्रक्रिया है, यह 2 चरणों में हुआ है, यानी 2 चरणों में ये मानते हैं। पहला है हमारा विस्तार और उपनिवेशीकरण, किस तरह से नई कृषि बस्तियों का विकास हुआ था। नेक्स्ट अब हम देखते ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में ऊपर उठना, सामाजिक प्रतिष्ठिता हासिल करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजपूतों ने अपनी वैधता साबित करने के लिए वंशावली का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे डर्क HA कॉलफ। इनके अनुसार क्या है, चलिए इनको देख लेते हैं। इनके अनुसार इन्होंने बताया है कि राजपूतों का सशक्त समूह बताया जो युद्ध के माध्यम से धीरे धीरे शासक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे NS यादव। ये कहते हैं राजपूतों को मिश्रित जाति का समूह माना के साथ विकसित हुए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कल्हण की राजतरंगिणी में उल्लेखित 36 राजपूत कुलों पर चर्चा की गई है। यानी कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी लिखी है उसमें 36 जो राजपूत कुल हैं उन पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजपूतों के उदय के कारण, यानी जो राजपूत हैं उनके उदय के क्या कारण थे। पहला हम लिखेंगे कृषि का विस्तार किस तरह। इसमें आप लिखेंगे नई कृषि बस्तियों के विकास में आर्थिक समृद्धि हुई थी। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिखेंगे संपाद लक्ष्य, यानी वर्तमान में संभर और राजस्थान के चौहान का उदय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कृषि भूमि पर नियंत्रण से नए राजनीतिक समूह जैसे कि चौहान और
गुहिल जो है उनका उभार हुआ था। यानी ये जो जनजातियां हैं या ये जो हैं राजपूत जो हैं, इनका भी समूह जो है ये इनका विकास या फिर ये कहूँ इनका उदय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनजातियों का समाहन। किस तरह से जो जनजातियां हैं उनका समाहन हो रहा था, इसमें आप लिखेंगे गुजरात और राजस्थान में गुहिलों भूल आदिवासियों को विस्थापित कर दिया। यानी जो गुहिल थे उन्होंने भूल जो वहाँ पर जनजाति थे या फिर आदिवासी थे उन्हें विस्थापित करके अपना प्रशासन या फिर अपना वर्चस्व कर लिया। चौहानों की नाडोल शाखा ने मेड़ों और मेड़ जनजातियों पर अधिकार कर लिया। और जो चौहानों की शाखा थी मेड़ा, उन्होंने मेड़ पर जनजाति जो थी इन पर अधिकार कर लिया, इन पर अपना जो नियंत्रण था वो स्थापित कर लिया था। इन जनजातियों के किसानीकरण से उन्हें मुख्यधारा से शामिल होने का मौका मिला और इसी वजह से ये जो किसान थे या ये जो जनजातियां थी ये मुख्यधारा में शामिल हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वंशावली का निर्माण। किस तरह से जो वंशावली है उनका निर्माण हो रहा था, इसमें आप लिखेंगे नए वंशों ने अपने पौराणिक वंश जैसे कि सूर्यवंश, चंद्रवंश गढ़े ताकि उनकी सत्ता को वैधता मिल सके। यानी देखिए अब जो पुराने वंश थे वो अपनी जो जड़ें हैं या फिर अपने आप को मजबूत बना रहे थे, जैसे कि सूर्यवंश से जुड़कर या फिर चंद्रवंश से जुड़कर, जो कि एक जो था वो भगवान कृष्ण के वंश से और एक जो था वो भगवान शिव के वंश से जोड़कर देखा गया था। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे चौहानों ने स्वयं को भगवान राम और कृष्ण के वंशज बताया था। यानी देखिए जो वो सूर्य थे यानी सूर्य वंश के थे उन्हें राम का वंशज माना जाता था और जो चंद्रवंश के थे उन्हें कृष्ण का वंशज माना जाता था और चौहान अपने आप को दोनों का ही वंशज बताते थे। ठीक है, जो कि अभी हमने ऊपर भी देखा था, दोनों का ही दावा करते हैं। अब हम देखेंगे राजनीतिक गतिशीलता। राजनीतिक गतिशीलता में आप लिखेंगे सामंती पदानुक्रम से स्वतंत्रता। किस तरह से कई राजपूत वंश जैसे चौहान और गुहिल पहले गुजर प्रतिहारों के अधीन थे, बाद में स्वतंत्र हो गए। यानी ऐसा पता चला है कि ये लोग जो है पहले गुजर प्रतिहारों के अधीन होते थे और बाद में ही जाकर ये स्वतंत्र हुए। यह परिवर्तन आर्थिक शक्ति और सैन्य बल के विस्तार से हुआ था, क्योंकि धीरे धीरे जो राजपूत थे वो भी मजबूत हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थिति को मजबूत करना। किस तरह से इन्होंने स्थिति को मजबूत किया, भूमि वितरण, परिवार और कबीलों के बीच जमीन बंटवारा नियंत्रण बनाया गया। अब जो भूमि थी वो परिवार और जो कबीले होते थे उनके बीच में बंटवारा होने लगा था भूमि का। किलेबंदी, किस तरह से सुरक्षा और प्रभुत्व के लिए किलों का निर्माण हुआ। यानी अब सभी जो राजपूत थे या अपने अपने वंशों के लिए या अपनी अपनी सत्ता को दिखाने के लिए किलेबंदी होने लगी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैवाहिक गठजोड़। अन्य राजपूत किलों के साथ रिश्तेदारी बनाकर सत्ता को स्थिर बना रहे थे। यानी देखिए जो व्यवहारिक गठबंधन होते हैं वो भी बनाए जा रहे थे, गठजोड़ हो रहे थे, कुछ जो दोस्ती के आधार पर, कुछ विवाह के आधार पर, सभी अपना जो रिश्ता है वो व्यवहारिक रूप से या फिर ऐसे रिश्ते मजबूत कर रहे थे ताकि जो अपना स्थान है या अपनी जो सत्ता है उसका जो विस्तार है वो किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव। यानी उत्तर में जो राजपूत राज्य हैं या राजपूत जो राज्य हैं उनका उद्भव कैसे हुआ। महमूद गजनवी की मृत्यु जो कि हमारी 1030 ईस्वी में हुई थी के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक अब मोहम्मद गौरी ने तराइन का युद्ध लड़ा। उत्तर भारत में कोई भी शक्तिशाली और बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका। यानी देखिए मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद सारी जो शक्ति थी वो मोहम्मद गौरी के पास में आ गई थी। लेकिन देखिए इसी के टाइम पे जो तराइन का युद्ध है वो भी लड़ा गया था, लेकिन इसी के साथ में कोई भी शक्तिशाली या फिर बड़ा जो साम्राज्य है उसकी स्थापना नहीं हो पाई थी या कोई भी बड़ा साम्राज्य अब नहीं बचा था। इससे लगभग 150 वर्ष की अवधि में विभिन्न छोटे छोटे राजपूत राज्य आपसी संघर्ष और ईर्ष्या में उलझे रहे। यानी देखिए ये जो टाइम था कम से कम ये 150 वर्ष या ये कहूँ 150 साल का टाइम था, जिसमें सभी छोटे छोटे राजपूत जो राज्य थे वो उभर रहे थे या आपस में ही संघर्ष कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे, एक दूसरे की जो वो भूमि है उसको ले लेने का या फिर एक दूसरे की जो वो सत्ता है उसको प्राप्त करने का। लेकिन यहाँ पर कोई भी बड़े पैमाने पर नहीं सोच रहा था। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति, यानी अगर हम उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें 11वीं और 12वीं शताब्दी में, तो इस टाइम 11वीं और 12वीं शताब्दी की सबसे बड़ी विशेषता राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता और आपसी संघर्ष था। यानी हम कह सकते हैं 11वीं और 12वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता और आपसी जो संघर्ष है वो होने लगे थे या बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जब महमूद गजनवी ने
कन्नौज पर आक्रमण किया तब तक प्रतिहार वंश पहले ही कमजोर हो चुका था। यानी जब महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तब तक तो प्रतिहार जो वंश था वो पहले ही कमजोर हो चुका था। प्रतिहार शक्ति के पतन के बाद उत्तर भारत में कई ही छोटे राज्यों का उदय भी हुआ था। अब कोई भी एकल शक्ति पूरे उत्तर भारत पर शासन नहीं कर रही थी। सब लोग छोटे छोटे जो क्षेत्र है या ये कहीं छोटी छोटी जो शक्तियां हैं उसमें विभाजित हो गए थे। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण राजपूत राज्यों और उनके संघर्ष, यानी जो महत्वपूर्ण राजपूत राज्य थे और उनके क्या क्या संघर्ष थे। तो पहला हम देखेंगे गढ़वाल वंश। जो गढ़वाल वंश था वो कन्नौज और वाराणसी केंद्र पर आधारित है, यानी वाराणसी और कन्नौज में ये गढ़वाल वंश था। गढ़वालों ने दोआब क्षेत्र पर शासन किया था। इनकी राजधानी कन्नौज थी, लेकिन यह अब अपने पुराने वैभव खो चुके थे। यानी इनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, लेकिन इनके जो पुराने वैभव या फिर ये कहें जो शक्ति थी वो फिर भी खो चुके थे। वाराणसी उनकी दूसरी सबसे प्रमुख केंद्र था। यानी कन्नौज तो इनकी राजधानी होगी और वाराणसी एक ऐसा क्षेत्र था, दूसरा ऐसा क्षेत्र था जहाँ इनका सबसे प्रभुत्व या ये कहें सबसे ज्यादा प्रभुत्व रहता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गढ़वाल शासकों को बंगाल के पाल और दिल्ली के तोमर वंश के साथ संघर्ष करना पड़ा। यानी गढ़वालों का हमेशा जो बंगाल के पाल और दिल्ली के जो तोमर वंश है उसके साथ इनका संघर्ष रहता था। नेक्स्ट है हमारे चौहान वंश, जो कि राजस्थान में शक्तिशाली राज्य थे। यानी जो चौहान थे वो राजस्थान के थे। ठीक है, चौहान शासकों ने लगातार गुजरात के सोलंकी और मालवा के परमारों से युद्ध किया। यानी इनका जो युद्ध है हमेशा जो सोलंकी और जो मालवा के परिवार हैं उनके साथ इनका युद्ध रहा है। 1151 ईस्वी में चौहानों ने दिल्ली पर कब्जा प्राप्त करा और तोमर वंश को पराजित कर दिया। और 1151 ईस्वी में जो चौहान है उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर दिया और जो तोमार जो वंश था उसको पराजित कर दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे चंदेल वंश। चंदेल वंश जो है वो खजुराहो केंद्र था। यानी चंदेल जो वंश है वो खजुराहो में मेनली था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चंदेल शासक मालवा के परमार और वाराणसी के गढ़वालों के साथ निरंतर युद्ध कर रहे थे। यानी इनका जो युद्ध है वो परमारों और वाराणसी के जो गढ़वाल थे उनके साथ में युद्ध रहता था। उनका प्रमुख केंद्र खजुराहो था जो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। यानी इनका प्रमुख जो क्षेत्र था वो खजुराहो था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा त्रिपक्षीय संघ से बहुपक्षीय युद्ध की स्थिति। किस तरह से 11वीं और 12वीं शताब्दी में त्रिपक्षीय संघ पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच युद्ध समाप्त हो गया था। यानी 11वीं और 12वीं शताब्दी में हम इनके बीच का जो युद्ध है वो समाप्त देख सकते हैं। अब उत्तर भारत में अनेक राजपूत राज्यों के बीच बहुपक्षीय युद्ध होने लगा था, क्योंकि सभी अपने अपने जो क्षेत्र है उसके लिए युद्ध कर रहे थे। इन संघों में मुख्य उद्देश्य अब केवल कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक अस्थिरता के इस युग में कोई भी शक्ति संपूर्ण भारत पर अधिकार नहीं जमा पाई थी, क्योंकि सभी लोग अपने छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए लड़ रहे थे। यह स्थिति मोहम्मद गौरी के आक्रमण के लिए मार्ग प्रस्तुत कर रही थी, क्योंकि इसके बाद ही मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण और उत्तर भारत की राजनीति में बदलाव। किस तरह से मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और जो उत्तर भारत की राजनीति है उसमें बदलाव हुआ। इस काल के अंत में मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत में कई आक्रमण किए जिससे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। यानी देखिए इस टाइम के अंत में, यानी इस काल के अंत में जो मोहम्मद गौरी है उसने उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया। अब उत्तर भारत पर आक्रमण करने के बाद जो इतिहास है उसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई। किस तरह से 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। यानी देखिए जो पहला तराइन का युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी जो हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध था, जो कि हुआ था। इस बार मोहम्मद गौरी की जीत हुई, जिससे दिल्ली और उत्तर भारत में तुर्क शासन का मार्ग प्रस्तुत हो गया। यानी देखिए जो दूसरा तराइन का युद्ध था वो भी पृथ्वीराज चौहान
खान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ और दूसरा वाला जो जीता वो मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। और इस बार जब जीत लिया तो दिल्ली में और उत्तर भारत में जो तुर्क हैं उनका मार्ग या ये कहें तुर्कों का जो आगमन है वो होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है 1194 ईस्वी चंदावर का युद्ध गढ़वाल शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। यानी देखिए जो हमारा चंदावर का युद्ध है वो गढ़वाल के जो शासक थे जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में गढ़वाल शासक जयचंद्र की पराजय हुई, यानी इस युद्ध में जो जयचंद्र थे वो हार गए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इन 3 प्रमुख युद्धों ने उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया था, या इसमें हम बदलाव देख सकते हैं क्योंकि हर चीज बदलने लगी थी। राजाओं की शक्ति कमजोर हो गई। अब देखिए सबसे मेन क्या होता है, राजा ही तो होता है। अब उसी की शक्ति जो थी वो कमजोर हो गई थी। उत्तर भारत में तुर्क शक्ति की नींव पड़ गई क्योंकि अब उत्तर भारत में जो तुर्क हैं वो भी आने लगे थे। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और आगे चल के 1206 ईस्वी में जो दिल्ली सल्तनत है वो भी स्थापित हो गई, या दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो हो गई थी। ठीक है, एंड यहाँ हमारा पूरा ही जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, इन सभी को सेल्फ रीड आउट करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी TUSOL को डाउनलोड कर लीजिए। ये फ्री में आपको मिल जाएगा एंड इसके अंतर्गत आप ये सारे फीचर्स भी देख सकते हैं जो आपकी स्टडी को और ज़्यादा ईजी बना देगा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।